हेलो बच्चों। तो मैंने एक टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने और इसके बेस सारे एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम्स बच गए हैं, यू कैन डिस्कस इट विद मी। तुम इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कौन से क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो फिर मैं उस क्वेश्चंस के वीडियोस आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन आज हम लोग को प्रोसीड करना पड़ेगा विद द फर्दर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सिंपल टॉपिक है, कुछ करना नहीं है इसमें। एग्जाम्पल पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे एक एग्जाम्पल को लिख के बताया गया, ठीक है। उसके बाद फिर 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं तो हम लोग। तो इफ यू कैन सी हियर, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। क्या बोलता है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट कहता है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो चलो, दो चीजें यहाँ दी हुई है, दो नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है दैट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जो नंबर जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते ही होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट मतलब इतने फैक्टर नहीं, एटलीस्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओनली 2 फैक्टर्स दैट वी विल टेक। एटलीस्ट कभी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स के अलावा फैक्टर होता ही नहीं है प्राइम नंबर्स में। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इससे ज्यादा, 2 फैक्टर से ज्यादा अगर मुझे फैक्टर लेना हो, देन वी विल से दैट नंबर इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर को क्या बोलेंगे? नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, सारे नंबर्स क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर होंगे। लेकिन एक नंबर हम लोग नहीं लेंगे, वो होगा 1। ये जो 1 है, ये ना तो प्राइम नंबर में आएगा ना तो ये कॉम्पोजिट नंबर में आएगा। 1 को एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि 1 का प्राइम फैक्टर अगर फैक्टर देखोगे तो ये होता है 1, और इसमें मुझे क्या चाहिए? कॉम्पोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर चाहिए, तो 1 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। जो नंबर 2 फैक्टर्स रखेगा वो प्राइम नंबर हो गया, जो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होगा जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे। इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास आ गया 4, उसी तरीके से आ गया 5। 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा प्राइम नंबर, 4 हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। ये हो गया डेफिनेशन। अब क्या बोल रहा है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कंप्राइजेस ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब कि अगर मैं 4 को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 into 2, मतलब 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। 2 स्क्वायर मतलब मैं इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 4 को मैंने प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 6। 6 को भी क्या लिख सकते हैं? 6 को भी लिख सकते हैं 2 into 3। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो 6 को मैं 2 into 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास एक नंबर होगा n, इसको मैं क्या करूंगा? प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ p into q into r, और इसके पावर भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि मैं इसका पावर ले लूँ x1, x2, x3। इस तरीके से इसके पावर भी डिफाइन किया जा सकता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर इसका यूज क्या करेंगे? पढ़ तो लिया सर, इतना अच्छे से समझा दिया आपने, लेकिन इसका यूज क्या करेंगे? तो इसका यूज करने के लिए हम लोगों ने पहले एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या एप्लीकेशन था? उसको हम लोगों ने यूज किया था HCF फाइंड करने के लिए। सिमिलरली ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, यहाँ पे HCF भी फाइंड होगा और LCM भी फाइंड होगा। तो दोनों फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, कैसे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे ये दो क्वेश्चन। अब इसमें लिखा हुआ है कि 80 और 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM बताओ। सो यू विल से, यहाँ पे लिखा तुमने 80 और फिर इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो पहले 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट 2 4 80। फिर 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट द वैल्यू एज 2 2
4, यू विल गेट 2 फिर से डिवाइड किया, यू विल गेट द वैल्यू एज 2 10 20 और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट द वैल्यू एज 5. So 80 को मैं क्या लिख सकता था? I can write this value of 80 that is 2 multiply with 2 multiply with 2 that is getting multiplied with 2 and 5. So you will write this value as equal to 2 to the power 4 multiply with 5. Now 300, अब 300 आ गया, 300 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. तो 300 को यहाँ लिखा, फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे लिखा 150, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ लिखा 75. अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करके देखते हैं. तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं फिर इसको, यू विल राइट 3 2 6, 3 5 15. अब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा. तो 5 5 25 लिख दिया. तो इसको लिखा मैंने क्या? 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5. So you will get the value as 2 square multiply with 3 multiply with 5 square. अब मुझे पता करना है कि what is the LCM and what is the HCF. तो HCF निकालने का मतलब होता है मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों को फैक्टराइज कर सके. तो अगर तुम देखोगे तो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 to the power 4 और 2 स्क्वायर में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 स्क्वायर कॉमन फैक्टर होगा. अच्छा, नेक्स्ट नंबर है 5 और 5 स्क्वायर में क्या कॉमन फैक्टर होगा? यू विल से 5 होगा. तो बस यही दो नंबर होंगे जो कि कहते हैं HCF में ले लेंगे हम लोग. तो 2 स्क्वायर इंटू 5 विल बी कॉल्ड एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो इसकी वैल्यू आ गई 2 2 4 4 5 20. तो ये हो गया मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. लेकिन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो इसके हाईएस्ट फैक्टर है, जैसे कि 2 to the power 4 into 5 और 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर, इसमें जो हाईएस्ट फैक्टर है वो हम लोग को कंसिडर करना है. तो 2 स्क्वायर और 2 to the power 4 में हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 2 to the power 4 है. 3 है नहीं प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे मुझे 3 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. 5 और 5 स्क्वायर में हम लोग को लेना पड़ेगा 5 स्क्वायर. तो मेरे पास नंबर क्या आ गया? 2 to the power 4, 3 और 5 स्क्वायर. और ये हो गया मेरा LCM, that is lowest common multiple. तो ये वैल्यू आ गई कितनी? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. And you will get 5 square, that is 5 5 25 into 3. So 5 3 15, 15, and you will get 16 5 80. Now 15 8s are, you can multiply the value and you will get the LCM. तो यही मुझे करना था LCM निकालने के लिए. क्लियर? तो ये मुझे हमेशा सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा फॉर इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM और HCF विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि सर यही करना है, मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है सर, बस उसका फैक्टर करो, फैक्टर करके जो आंसर आए उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लो. इसके लिए एक और क्वेश्चन कर लेंगे और समझ जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है. तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे यहाँ देखो लिखा हुआ है 2400 एंड 2646. तो यहाँ पे मैंने लिखा 2400 और यहाँ लिखा मैंने 2646. चलो इसको 2 से पहले डिवाइड करते हैं. तो इसको लिखूंगा 2, यहाँ लिखा 1200, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ लिखा 600, फिर 2 से डिवाइड किया, ये लिखा मैंने 300, फिर 2 से डिवाइड किया. यू विल राइट दिस वन एज 150, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे जल्दी से, यू विल गेट 75. अब तो हो नहीं पाएगा 2 से, तो यू विल से 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं सर. सो 3 2 6, 3 5 15, एंड फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 5 25. चलो इस छोटे से वैल्यू को देख लेते हैं. तो लिखेंगे इसको 2 1 3 और यहाँ पे आ गया 1313. सॉरी 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6. ये वैल्यू आ गई. अब इसमें क्या करेंगे? इसमें चलो अब 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं. 3 4 12, 3 4 12 एंड 1. चलो अब देखते हैं किससे कर सकते हैं. 3 से फिर से कर देते हैं इसको. यू विल राइट 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21. फिर 3 से कर सकते हैं. हाँ सर 3 से फिर से कर सकते हैं. 3 4 12, 3 9 21. अब इसके पास आ गया 49. 49 का मुझे पता है कि ये 7 से ही डिवाइड होगा. यू विल से 7 into 7. तो 2400 को क्या लिख सकते थे हम लोग? अब मैं इसको 2 into 2 into 2 लिखने की जरूरत नहीं है. सीधा देखो कितने बार 2 का मल्टीपल आ रहा है. तो 1 2 3 4 5 बार आ रहा है. सो यू विल से 2 to the power 5. नाउ यू विल राइट 3 into 5 स्क्वायर. डन. कुछ करने की जरूरत नहीं थी.
एंड यू विल गेट 2646. इसको क्या लिखोगे? यू विल से 2 मल्टीप्लाई विथ 3 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर. बस यही करना था मुझे, कुछ नहीं सोचना था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ये वैल्यू लिख देनी है मुझे. अब क्या करना है मुझे, जल्दी से बताओ मुझे HCF क्या होगा. तो सर ने बताया कि HCF होगा 2 to the power 5 और 2 का होगा HCF दैट इज इक्वल टू 2. क्या लिख सकते हैं इसको, जल्दी से कॉमन वैल्यू बताओ कितनी होगी इसकी. तो यू विल से ये कॉमन वैल्यू इसकी तो सर 2 होगी, और 3 क्यूब में कॉमन वैल्यू क्या होगी. सो इसकी कॉमन वैल्यू होगी 3. तो इसका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो हो जाएगा 6. और मुझे चाहिए सर LCM. LCM के लिए क्या लेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा. तो 2 और 2 टू पावर 5 में हाईएस्ट पावर कौन सा है, हाईएस्ट पावर है 2 टू पावर 5. 3 और 3 क्यूब में हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो 3 क्यूब है. और 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ये दोनों को तो लेना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि हाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली. तो ये वैल्यू रख ली. ये जो वैल्यू आएगी दैट विल टेल यू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया, और इसको तुमने इस तरीके से लिख लिया. अच्छा, एक और चीज देख सकते हैं तुम, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ पे तुम देखो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ लिखा मैंने 20 और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया. सो चलो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. सो यू विल गेट 1200. ठीक है, तो ये आ गया 1200. अच्छा, ये था तुम्हारा क्या, इसका नाम दिया था तुमने HCF, इसका नाम दिया था तुमने LCM. अच्छा, तुमसे पूछा गया कि यार HCF LCM के बीच में एक और रिलेशन तुम फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग. तो तुम बोले कि सर अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. चलो सर से मैंने बोला कि सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसको मल्टीप्लाई करोगे सर, तो 1200 और 20 को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई 24,000. अरे ये तो 24,000 आ गई. अब एक बार फिर बोला कि मैंने 80 और 30 को मल्टीप्लाई 300 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है सर, इसकी वैल्यू भी 24,000 आ रही है. तो क्या रिलेशन बना सकते हैं हम लोग. सर रिलेशन क्या बनेगा, सर रिलेशन ये बनेगा कि HCF निकाल लीजिए सर, और LCM निकाल लीजिए, और दोनों का नंबर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो भी तुम्हें HCF और LCM दे देगा. तो रिलेशन क्या होगा, HCF ऑफ A एंड B एंड LCM ऑफ A एंड B, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया, एंड दैट इज इक्वल टू A इंटू B. तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया. बस ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज. चलो, अब हम लोग को पूछा क्या कि सर इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करेंगे. तो सर यही तो एप्लीकेशन है, यही तो हमने समझा कि अभी बोला कि मैंने क्या, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो, वो वैल्यू जो आएगी वो A और B के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आने वाली है. ये हमारे पास पहला एप्लीकेशन है. नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, अगर नेक्स्ट एप्लीकेशन जो दिया हुआ है वो लिख रहा है ये, और ये बोलता है इफ x इज अ रैशनल नंबर. समझो यहाँ पे x इज अ रैशनल नंबर, इसको मैंने बोला कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर, q का मतलब होता है डिनोमिनेटर, इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो वो डेसिमल, वो जो नंबर होगा, वो जो रैशनल नंबर होगा, वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, चलो 2-3 एग्जांपल बताओ. तो ये पहला एग्जांपल सर ने लिखा कि 25/4, फिर मैंने लिखा 25/4 इंटू 10, 40 लिख दिया मैंने. और फिर मैंने बोला कि सर ये नहीं, एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते. तो मैंने बोला 15 को ले लो और यहाँ ले लो 625. तो अब थर्ड एग्जांपल चलो देख लेते हैं, और इसको मैंने लिखा 1/3 इंटू 5. चलो एक और एग्जांपल ले लिया, ये 1/6 इंटू 7. तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है. तो यहाँ बोल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर फॉर्म किसका हो, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा कि ये हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. तो चलो देख लेते हैं. तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि 4 लिखा हुआ है. 4 को अगर तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू एज 2 स्क्वायर. ठीक है, और इधर से फिर से देखो, यहाँ पे 4 को करोगे तो क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर लिखोगे.
10 को करोगे प्राइम फैक्टराइज तो लिखोगे इसको 2 इंटू 5, तो इसको क्या लिख सकते थे हम लोग 2 क्यूब, इसको लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 5। 625 बेचारा का बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इसको लिख सकते थे हम लोग क्या 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 5 जार 625। तो इसको मैंने इसलिए इस तरीके से लिख दिया 3 इंटू 5 एज इट इज लिखा हुआ है। 6 इंटू 7 इसको देखो मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, 7 लिखा। तो अब देखते हैं ये जो नंबर है, इफ यू कैन सी दिस नंबर, यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर है और यहाँ पे देखो 5 टू द पावर 4 है। तो जहां पे भी डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा, वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, तो सर से बताया कि सर यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन तुम बोलोगे सर चीटिंग कर रहे हो आप, सर चीटिंग कर रहे हो आप, आपने बोला था कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n होना चाहिए, लेकिन आपने बोला कि 2 स्क्वायर ही है वहां पे, 5 टू द पावर n है ही नहीं, तो फिर तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो मैंने बोला कि वो छुपा हुआ है बेटा, देखो अंदर उसके जाके, यहाँ पे तुमको दिख रहा है 2 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 5 टू द पावर 0 भी तो है बेटा, तो 5 टू द पावर 0 भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 2 टू द पावर 0 भी है, तो दोनों चीजें प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे m का वैल्यू क्या हो गया 0 हो चुका है, बस दैट्स इट। तो बस इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो एक बार फिर से आंख बंद करके हम लोग फिर से सोचते हैं, क्या बोलेंगे कि अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा, वी विल से कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को बिना सॉल्व किए कि बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे कि क्यों होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, मैं इसको डिनोमिनेटर बोलूंगा, और डिनोमिनेटर कैसा आना चाहिए 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। बस ये हमें सॉल्व करने के लिए निकाल के रखना है। अगर ये समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो सारी चीजें करेंगे, तो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टेंशन मत लो, मैं बहुत क्वेश्चंस लेके आया हूँ उसके लिए। 10 या 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में एक एक क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व करते हुए चलेंगे। फंडामेंटल थ्योरम की बेसिक से लेके स्टैंडर्ड क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे, एंड आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू सच दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। So let's meet in the next session। लेकिन उससे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन से क्वेश्चन में तुमको कितने डाउट्स आ रहे हैं। देन आई विल अंडरस्टैंड दैट कि सर ये वाला क्वेश्चन भी तो करना पड़ेगा मुझे। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कमेंट ऑल दोस थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय एवरीवन, गुड नाइट।